जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर टू ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों, ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर 2 का, जिसका नाम कृषि है। ठीक है। और इसका जितना भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन ईयर वाइज मैंने मेंशन कर दिए हैं कि किस ईयर में वो पूछे गए हैं। और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन है वो आपको मेरी इस वीडियो में मिल जाएगा। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव का भी एक वीडियो ऑलरेडी बना के छोड़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, आपको ये चैप्टर बेहतर तरीके से समझ में आएगा और इस चैप्टर का तैयारी भी आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जाइए, पहले उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के लिए करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बच्चों। इससे हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं। आपके लाइक और शेयर से के लिए आपको कुछ देना नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग इससे बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। हम लोग जो मेहनत करते हैं वो मेहनत का मेहनताना समझिए आप लोगों के सब्सक्राइब, लाइक और शेयर पर ही होता है। आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा हम लोगों उतना ज्यादा हम लोग मोटिवेट होते हैं। हम लोगों की अंदरूनी इच्छा और भी ज्यादा बढ़ती है आप इस तरह के वीडियो बनाकर आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराने का बच्चों। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन को लेते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2011 और 2024 में पूछा गया है। वह व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है। तो देख लीजिएगा, व्यापारिक कृषि में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यापारिक कृषि का उद्देश्य व्यापार करना होता है बच्चों। और व्यापार करने के लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उपज होगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा खाद का, उन्नत बीज का, कीटनाशक दवाइयों का वगैरह का ज्यादा प्रयोग होता है। इसीलिए व्यापारिक कृषि में जो है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश ज्यादा होता है। जबकि निर्वाह कृषि में या निर्वाहक कृषि में, कुछ भी बोल सकते हैं, निवेश कम होता है। यानी पहला अंतर ये हो गया कि व्यापारिक कृषि में इन्वेस्टमेंट, निवेश ज्यादा होता है, निर्वाहक कृषि में इन्वेस्टमेंट यानी निवेश कम होता है। दूसरा होता है व्यापारिक कृषि उच्च उत्पादकता होती है, यानी व्यापारिक कृषि में उत्पादन क्षमता उच्च होती है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। लेकिन निर्वाहक कृषि में उत्पादकता कम होती है। व्यापारिक कृषि में उत्पादकता अधिक होती है और निर्वाहक कृषि में उत्पादकता कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग होता है, खाद डाले जाते हैं, सिंचाई की व्यवस्था होती है। क्योंकि देखिए, व्यापारिक कृषि का मतलब होता है व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और लाभ कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक कहावत है ना, जितना गुड़ डालिएगा उतना मीठा होगा, यानी जितना इन्वेस्ट करेंगे, जितना खाद वगैरह डालेंगे उतना उत्पादन बढ़ेगा। इसीलिए व्यापारिक कृषि में उत्पादन ज्यादा होती है, जबकि निर्वाहक कृषि में उत्पादकता कम होती है बच्चों। तीसरा अंतर है कि व्यापारिक कृषि में आधुनिक तकनीक और उपकरणों का उपयोग होता है। क्योंकि व्यापारिक कृषि का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना होता है, इसलिए हम लोग आधुनिक तकनीक जैसे ट्रैक्टर, उसके बाद कंबाइन मशीन वगैरह का प्रयोग करते हैं। जबकि निर्वाहक कृषि में पारंपरिक तकनीक, पुराने तरीके का ही प्रयोग होता है। वही हल बैल वगैरह को लेके हम लोग खेत जोतते हैं और अनाज पैदा करते हैं। तो तीन अंतर हो गए। व्यापारिक कृषि में निवेश ज्यादा होता है, जबकि निर्वाहक कृषि में निवेश कम होता है। व्यापारिक कृषि में उच्च उत्पादकता होती है, निर्वाहक कृषि में उत्पादकता कम होती है। व्यापारिक कृषि में आधुनिक तकनीक और उपकरण का उपयोग होता है, जबकि निर्वाहक कृषि में पारंपरिक तरीके से, वही पुराने तरीके से खेती वगैरह की जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, और भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 2011, 16, 21 और 23 में पूछा गया है। तो देखिए, हरित क्रांति क्या होता है। 1970 के दशक में, यानी 70 के दशक के आसपास, उन्नत किस्म के बीज, खाद और आधुनिक तरीकों का खेती में प्रयोग होने लगा। 1970 के दशक के आसपास खेतों में उन्नत किस्म के बीज,
खाद और आधुनिक तरीकों का प्रयोग होने लगा, जिससे अनाज उत्पादन में काफी वृद्धि हुई और प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ गया। इसी को कहा गया हरित क्रांति। 1970 के दशक में, ध्यान दीजिएगा, 1970 के दशक में यानी 70 से लेकर 80 के बीच खेतों में जो है ना आधुनिक तरीके का 70 से 1960 से 1970 से 1970 के 80 के बीच, 70 का दशक मतलब हो गया 1970, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, यानी इसी दरमियान 1970 के दशक में खेतों में हाइब्रिड बीज यानी उन्नत किस्म के बीज, खाद और आधुनिक तरीके का प्रयोग होने लगा। आधुनिक तरीके का प्रयोग होने लगा जिससे उत्पादन काफी बढ़ गया, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ गया, उपज बढ़ गई, और उपज बढ़ गई जिसके कहने का मतलब हो गया कि जब हम लोग खेतों में, पहले खेत हमारा खेती जो होता था पारंपरिक तरीके से होता था, पुराने तरीके से होता था, लेकिन अब जो है खेती आधुनिक तरीके से होने लगा। खेतों में हम लोग उन्नत तरीके के बीज, उन्नत किस्म के बीज, खाद और आधुनिक तरीकों का प्रयोग करने लगे, जिसके कारण अचानक उत्पादन बढ़ गया। एक बीघा में जितनी पहले पैदावार होती थी उसकी तिगुनी पैदावार होने लगी, पैदावार सीधे तिगुना बढ़ गया। इसी कंडीशन को हम लोगों ने क्या नाम दिया बच्चों? हरित क्रांति का नाम दिया। समझे बच्चों? तो हरित क्रांति समझ में आ गया। 1970 के दशक में खेतों में उन्नत किस्म के बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं आदि के प्रयोग से उत्पादन काफी बढ़ गया था। इसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। अब हरित क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? हरित क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा बच्चों? तो हरित क्रांति का पहला प्रभाव पड़ा कि हरित क्रांति ने गेहूं, चावल और मक्का जैसी फसलों के उत्पादन में भारी वृद्धि की, खास करके गेहूं। हरित क्रांति के बाद हमारे देश में गेहूं का, चावल का, मक्का का, इन सब का जो उत्पादन है काफी बढ़ गया, जिससे भारत में जो खाद्यान्न की कमी थी उसकी समस्या का समाधान हो गया और भारत अनाज उत्पादन के क्षेत्र में, खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। समझे बच्चों? आत्मनिर्भर हो गया मतलब अनाज उत्पादन और खाद्यान्न उत्पादन में भारत जो है खुद अपने पैरों पर खड़ा हो गया। दूसरा, उन्नत बीज और खादों के प्रयोग से किसानों की उपज बढ़ी। खेती में उपज बढ़ा, मैंने आपको कहा ना कि जहाँ एक बीघा में जो उत्पादन होता तो वह पहले के बनस्पत 3 गुना उत्पादन होने लगा, और किसानों का जब उपज बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया, खेतों में हाइब्रिड बीज, खाद आदि का प्रयोग करने लगे, जिससे उत्पादन बढ़ा तो किसानों की आमदनी भी बढ़ गई। खाद्यान्न में वृद्धि होने से, उसके उत्पादन में वृद्धि होने से देश की आबादी की खाद्य जरूरत यानी भोजन की जो आवश्यकता थी, क्योंकि आबादी बढ़ रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी, और जनसंख्या बढ़ने से लोगों के लिए भोजन की जरूरत भी बढ़ रही थी। तो जैसे जैसे हम लोगों की जनसंख्या बढ़ी, भोजन की जरूरत बढ़ने लगी। लेकिन जब हरित क्रांति आई तो उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन बढ़ने से जो खाद्य जरूरत थी, जो भोजन की जरूरत थी, वह पूरा करने में लोगों को मदद मिली। लोग भोजन की जरूरत आसानी से पूरा करने लगे। ठीक है बच्चों? इसके अलावा चौथा नंबर पॉइंट है, हरित क्रांति में कृषि में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ा दिया। पहले खेती में आधुनिक तरीके का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद खेतों में आधुनिक तरीकों का उपयोग होने लगा। आधुनिक तकनीक जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन मशीन, इन सब चीजों का प्रयोग होने लगा। लोग वैज्ञानिक तरीके से खेती करने लगे। ये सब दिन कब हुआ बच्चों? जब हमारे देश में हरित क्रांति आई। पांचवा पॉइंट है, लेकिन हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े बच्चों। क्या पड़े नकारात्मक प्रभाव? जब खेतों में हम लोग ने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो इससे मिट्टी और पानी में प्रदूषण बढ़ गया, भूजल के स्तर में भी कमी आई। क्योंकि हरित क्रांति के बाद जो फसल लगाए जाते थे, उन फसलों को ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती थी, यानी सिंचाई की ज्यादा जरूरत होती थी। इसीलिए सिंचाई के लिए हम लोग जमीन के अंदर से पानी निकालने लगे, और परिणाम यह हुआ कि जमीन के अंदर पानी का स्तर गिरने लगा। यानी कहीं ना कहीं हरित क्रांति के कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिले हैं, क्योंकि रासायनिक खाद और बीज का प्रयोग किया, कीटनाशकों का प्रयोग किया, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता तो गिरी। इसके अलावा जल प्रदूषण भी बढ़ा। ठीक है? और पानी जो जमीन के अंदर था, जो भूजल था, जो भूमिगत जल था, उसमें गिरावट देखने को भी मिली। ठीक है बच्चों? अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चों, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है वह चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा का वर्णन करने बोला है। यानी कौन कौन से सिचुएशंस है, कौन कौन सी भौगोलिक दशा है जिसमें चावल की खेती अच्छी होती है। ये 2012 में
पूछा गया था। तो चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा क्या है बच्चों? सबसे पहला टेम्परेचर, तापमान, जो 21 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच चाहिए। 21 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चावल की खेती को चाहिए बच्चों। क्यों चाहिए? क्योंकि चावल जो है, चावल के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है बच्चों, इसीलिए कहा गया है कि चावल की खेती के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर की आवश्यकता होती है बच्चों। 21 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 34 बोले, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि चावल को अधिक गर्मी की जरूरत होती है। कम गर्मी में चावल की खेती अच्छी नहीं होगी। चावल की खेती को अधिक गर्मी की जरूरत होती है, इसलिए टेम्परेचर 21 से 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए, पानी भी ज्यादा चाहिए। इसलिए चावल की खेती के लिए वर्षा भी 100 से 200 सेंटीमीटर उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि चावल की खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए, और ये पानी के लिए वर्षा जरूरत होती है, और वर्षा चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। यानी चावल की खेती के लिए कितना वर्षा चाहिए बच्चों? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा जो है चावल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसके लिए जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी भी जरूरी है। चावल की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी भी उपयुक्त माना जाता है, और गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए, और सस्ता मजदूर। ये सारे चीज चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा है। तो पहला लिखना रहेगा, तो क्या लिखेंगे? 21 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, जलोढ़ और दोमट मिट्टी, गर्म और आर्द्र जलवायु, और सस्ता मजदूर। ये सभी चावल की खेती के लिए जरूरी है बच्चों। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भारत की कृषि की 5 विशेषता लिखे। ठीक है, यानी भारतीय कृषि की विशेषता क्या है? तो भारतीय कृषि की पहली विशेषता बच्चों, जो भारत की कृषि है वो भारत की अर्थव्यवस्था का प्राण है। क्यों? क्योंकि लगभग 2/3 लोगों को रोजगार भारत की कृषि से मिलता है। तो भारत की कृषि की पहली विशेषता यह है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राण है। भारत की इकोनॉमी को मजबूत करने में भारत की कृषि का बहुत बड़ा रोल है, और यह लगभग 2/3 लोगों को रोजगार देता है। 2/3 लोगों प्रतिशत लोग, 2/3 लोगों का बोलने मतलब क्या क्या? लगभग आपको वही 2/3 गुना 100, लगभग वही 60 से 70 से 65 से 70% के बीच। ठीक है, तो ये 2/3 लोगों को रोजगार देता है। भारत के 2/3 लोग कहीं ना कहीं व्यवसाय के लिए किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है, और इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था का जान कृषि को माना गया, प्राण कृषि को माना गया है। दूसरा है कि भारतीय कृषि जो है ना, भारत की विशाल जनसंख्या, भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ है। उस विशाल जनसंख्या की भोजन की आवश्यकता को पूरा कौन करता है? भारत की कृषि करता है। भारत की कृषि भारत की जनसंख्या के भोजन की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, और देश में जो देश का राष्ट्रीय आय होता है, उस राष्ट्रीय आय में 24% का योगदान भारतीय कृषि को है। देश के राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का योगदान कितना बच्चों? 24%। यानी जो अगर हमारा नेशनल इनकम जितना है उसका 24%, यानी 100 रुपया में 24 रुपया की आमदनी जो देश को होता है, जो नेशनल इनकम है देश का, उसमें 24% रोल भारत की कृषि का है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है भारतीय कृषि जो है वो कृषि आधारित उद्योग, जैसे कि मान लीजिए सूती कपड़ा उद्योग, कपास, सूती कपड़ा उद्योग के लिए कपास, और चीनी उद्योग के लिए गन्ना। यानी कहीं ना कहीं कृषि आधारित उद्योग के लिए वह उद्योग जिसके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उसको कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। और कृषि आधारित उद्योग के लिए भारतीय कृषि जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि कृषि आधारित उद्योग को कच्चा माल भारत की कृषि से ही प्राप्त होता है। यानी कहीं ना कहीं भारतीय कृषि कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। जैसे कि सूती कपड़ा का जो उद्योग है उसके लिए कपास चाहिए, कपास खेती करके ही प्राप्त किया जा सकता है। चीनी उद्योग के लिए क्या चाहिए बच्चों? गन्ना चाहिए, और गन्ना भी खेती करके ही प्राप्त किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं कृषि आधारित उद्योग जो है वह, उसके लिए कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है।
भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक और खासियत है कि भारत में आप देखिएगा कि अभी के मौसम में हमारे यहाँ गर्मी है तो कहीं ठंडी पड़ रही होगी, कहीं मौसम बराबर होगा, सम होगा, ना गर्मी होगी ना ठंडी होगी। यानी भारत में कई प्रकार की जलवायु, कई प्रकार की मिट्टी और कई प्रकार के वर्षा की स्थिति पाई जाती है। कहीं वर्षा कम होती है, कहीं ज्यादा होती है, कहीं मध्यम होती है। इसीलिए हर तरह की फसलें, यानी कई प्रकार की फसलें भारत में उगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं भारत की कृषि जो है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भारत की कृषि से जो होता है, भारत की कृषि से बहुत बड़े ज्यादा मात्रा में लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए अर्थव्यवस्था का प्राण है। विशाल जनसंख्या की भोजन की आवश्यकता को भी पूरा भारत की कृषि करती है। राष्ट्रीय आय में भी 24% योगदान भारत की कृषि का है। और कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चा माल भी भारतीय कृषि ही प्रदान कराती है, जैसे कि वस्त्र उद्योग के लिए कपास और चीनी उद्योग के लिए गन्ना। और भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु है, विभिन्न प्रकार की मिट्टी है, विभिन्न प्रकार की वर्षा की स्थिति है, हवाओं की दशा है। इसीलिए भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें उपजाई जाती है, कई प्रकार की फसल भारत में पैदा की जाती है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है जूट की खेती किन दो राज्यों में अधिक होती है और क्या क्यों? यानी कहने का मतलब होता है कि जूट की खेती भारत के किन दो राज्यों में ज्यादा होती है और क्यों? तो याद रखिएगा, जूट की खेती भारत के पश्चिम बंगाल में और असम में अधिक होती है। किन दो राज्यों में जूट की खेती अधिक होती है? पश्चिम बंगाल और असम में। क्यों होती है? क्योंकि जूट की खेती के लिए जो भी आवश्यक भौगोलिक दशाएं चाहिए, ये दशाएं होगी। जूट की खेती के लिए जो भी आवश्यक भौगोलिक दशाएं चाहिए, वो सारी की सारी दशाएं इन राज्यों में मौजूद है। यानी जूट की खेती के लिए जो जो चीज चाहिए वो सारे इन राज्यों में मौजूद है। इसीलिए जूट की खेती पश्चिम बंगाल और असम में होती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो जूट की खेती के लिए चाहिए और पश्चिम बंगाल और असम में मौजूद है? वो है सबसे पहला चीज गर्म और आर्द्र जलवायु, क्योंकि जूट को बढ़ने के लिए, जूट के डेवलपमेंट के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए, जो हमारे पश्चिम बंगाल और असम में पाई जाती है। दूसरा होता है जूट की खेती के लिए उपजाऊ, हल्की और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए। जूट की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए, हल्की मिट्टी चाहिए और ऐसा मिट्टी चाहिए जहां पर पानी जो है जमा ना हो, पानी निकल जाए। और ये जो मिट्टी की कंडीशन है वो हमारे पश्चिम बंगाल और बिहार में पाई जाती है। कुल मिलाकर के हम ये भी लिख सकते हैं उपजाऊ दोमट मिट्टी, उपजाऊ दोमट मिट्टी। और ये उपजाऊ दोमट मिट्टी हमारे पश्चिम बंगाल और असम में पाई जाती है। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो सिर्फ 2 नंबर पॉइंट में लिख सकते हैं उपजाऊ दोमट मिट्टी, और ये मिट्टी पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। जूट की खेती के लिए पर्याप्त पानी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जूट से जो हम लोग जूट के पौधे से जो हम लोग पटुआ या सन या जूट जो भी कहिए निकालते हैं, उनको पानी में डाल के सराना पड़ता है, और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। और पश्चिम बंगाल हो या असम हो, इन दोनों राज्यों में कई नदियां बहती है, कई नहर है और सिंचाई की व्यवस्था भी बेहतर है। इसीलिए यहाँ पर जूट की खेती उपयुक्त तरीके से, बेहतर तरीके से होती है। और इसके अलावा जूट की खेती के लिए अधिक मेहनत चाहिए, श्रम मजदूर ज्यादा लगता है जूट की खेती में, और ये पश्चिम बंगाल और असम में सस्ते और उपयुक्त मजदूर पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जूट की खेती बेहतर तरीके से होती है। उसके बाद इन राज्यों में यानी पश्चिम बंगाल और असम में जूट की मिलें और बाजार उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में तो आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा जूट का मिल पश्चिम बंगाल में ही है। इसके अलावा कुछ असम में भी जूट का मिल है, बाजार भी उपलब्ध है, जिसके कारण किसानों को जूट बेचने में सुविधा होती है, क्योंकि मिलें हैं तो जो मिल मालिक है वो जूट खरीद लेते हैं, तो जूट बेचने में उनको सुविधा होती है। इसीलिए इन एरिया के जो किसान हैं वो जूट की खेती करना पसंद करते हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल और असम में जूट की खेती ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? यानी क्या कारण है कि भारत में जो पैदावार होता है, जो खेती होती है, उसकी उपज कम होती है?
आखिर किन कारणों से भारतीय कृषि में उत्पादकता कम है? तो पहला कारण जनसंख्या बढ़ रहा है बच्चों, और जनसंख्या बढ़ने से कहीं ना कहीं कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। यानी कृषि योग्य भूमि पर ज्यादा से ज्यादा लोग घर बनाने लगे हैं, सड़कें बनने लगी है, फैक्ट्रियां खुलने लगी है, तो कहीं ना कहीं कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ा है, जिसके कारण उत्पादक घटा है। उसके बाद खेतों का आकार छोटा हो गया है। छोटा क्यों हो गया? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है, खेतों का बंटवारा हो रहा है। मेरे पिताजी के पास 5 बीघा जमीन था, हम लोग 4 भाई हो गए, तो एक को 1.25 बीघा मिल गया। फिर मेरे 2 बच्चे हो गए, तो एक को उसका आधा मिल गया। इस तरह के खेतों का आकार धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा है बच्चों? छोटा होता जा रहा है। अगला है, हम लोग सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है, वर्षा पर। मानसून अच्छा हुई तो खेती अच्छा हुआ, मानसून अच्छा नहीं हुई तो खेती अच्छा नहीं हुआ, और मानसून बहुत अच्छा हो गया तो बाढ़ आ गया, बाढ़ में डूब गया। तो कहीं ना कहीं मानसून पर निर्भरता भी उपज के कम होने का कारण है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपरली सिंचाई के साधन नहीं है। अगर वो रहते तो हमारे यहाँ उत्पादन ज्यादा होता। चौथा, पुराने और परंपरागत तरीके। जो हम लोग भारत के जो लोग हैं, वो जो खेती करते हैं वो पुराने तरीके से, परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, जिस कारण पुरानी टेक्नोलॉजी से खेती करने के कारण हमारे यहाँ उपज कम होती है। ठीक है बच्चों। उसके अलावा कुछ और पॉइंट है। किसानों के पास पूंजी की कमी है, पैसे की कमी है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, जिसके कारण उत्पादन कम होता है। खेती योग्य भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, क्योंकि एक समय हम लोग उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतों में बहुत ज्यादा रासायनिक खाद, कीटनाशक, कीटनाशक दवाई वगैरह का प्रयोग किए हैं, जिससे कारण हुई भूमि धीरे धीरे करके उनकी गुणवत्ता घट रही है। इसीलिए खेती योग्य भूमि जो है उसका निम्नीकरण होने लगा है, और इस कारण से उपज काफी घट रहा है। उन्नत किस्म के बीज, खाद और आधुनिक तरीकों का कम प्रयोग, यानी भारत के लोग खेती में उन्नत किस्म के बीज, खाद, आधुनिक तरीकों का कम प्रयोग कर रहे हैं, और ये भी कहीं ना कहीं उत्पादकता घटाने का कारण या उत्पादकता घटने का कारण बन रहा है। क्या? उन्नत बीज, खाद और आधुनिक तरीकों का कम प्रयोग करना। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को समझाएं। तो याद रखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि के निम्न महत्व है। नंबर 1, कृषि जो है देश के लोगों को भोजन उपलब्ध कराती है। हमारे देश के लोगों की भोजन की जरूरतें कौन पूरा करती है? कृषि पूरा करती है। इसके अलावा लगभग 2/3 लोग, यानी 60% के आसपास लोग जो है वो अपने रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। कहीं ना कहीं 2/3 लोगों को रोजगार आज के डेट में कृषि ने दे रखा है। ठीक है बच्चों। अगला है, कई प्रकार के कृषि आधारित उद्योग है। उन उद्योगों के लिए कच्चा माल भी भारत की कृषि से ही प्राप्त होता है, जैसे कपड़ा उद्योग के लिए कपास, चीनी उद्योग के लिए गन्ना, और खाद्य प्रसंस्करण, यानी खाद्य प्रसंस्करण मतलब होता है भोज्य पदार्थ बनाने वाला उद्योग। उनके लिए भी जो भी चीजें चाहिए, कच्चा माल चाहिए, वो सारी चीजें कहाँ से मिलती है? खेती से मिलती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए पापड़ उद्योग, अचार उद्योग, उन सब के लिए खेती से ही कच्चा माल की जरूरत पड़ती है। कृषि उत्पादों विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी मदद करती है, यानी कृषि उत्पाद जो है विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी मदद करती है। कि कृषि उत्पाद को हम लोग बेच करके विदेश में विदेशी मुद्रा यानी विदेशी पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा जो जो देश है उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर होती है। कृषि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का आधार है। खेती, क्योंकि गांव के क्षेत्र, गांव जो है, गांव का रोजगार का आधार खेती है। खेती डेवलप होगा, ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा, और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। खेती डेवलप होगा, ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा, और हमारी अर्थव्यवस्था भी क्या होगी बच्चों? मजबूत होगी। कृषि भारतीय सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, जीडीपी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि जो है वो हमारे देश के जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगभग 24% की आमदनी, सकल घरेलू उत्पाद में 24% का रोल लगभग हम लोगों का कृषि से ही प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं भारत की कृषि जो है बच्चों, जो भारत की कृषि है वह अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया है,
कपास उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों अग्रणी है? ध्यान दीजिएगा, कपास उत्पादन में महाराष्ट्र बच्चों बहुत आगे है। और उसके अग्रणी होने का कारण क्या है? इसके अग्रणी होने का कारण है कि कपास उत्पादन के सबसे जो भी चीज भौगोलिक दशा चाहिए, यानी कपास को उत्पादित होने के लिए गर्म जलवायु चाहिए, वर्षा पानी की स्थिति पर्याप्त मात्रा में चाहिए, ये सारी चीजें जो है महाराष्ट्र में उपलब्ध है। ठीक है, इसके अलावा सबसे प्रमुख बात कि जो कपास की खेती के लिए चाहिए वो है काली कपासी मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए बच्चों? काली कपासी मिट्टी। और वह काली कपासी मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में इंडिया में महाराष्ट्र में ही पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसीलिए काली कपासी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। इस कारण से महाराष्ट्र में कपास की खेती भी अच्छी होती है, क्योंकि काली कपासी मिट्टी को उपयुक्त माना गया है कपास की खेती के लिए। ठीक है बच्चों, कपास की खेती के लिए काली कपासी मिट्टी को उपयुक्त माना गया है और सबसे अधिक मात्रा में महाराष्ट्र में ही काली कपासी मिट्टी पाई जाती है बच्चों। इसीलिए महाराष्ट्र कपास उत्पादन में काफी आगे है। समझ में आ गया? कपास उत्पादन में सबसे आगे कौन है? पूरे इंडिया में महाराष्ट्र है। क्यों है? क्योंकि कपास उत्पादन के लिए जो भी भौगोलिक दशाएं चाहिए वो सभी की सभी दशाएं महाराष्ट्र में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि काली कपासी मिट्टी जो कि कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, वह मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में महाराष्ट्र में ही पाई जाती है। इसलिए महाराष्ट्र जो है बच्चों कपास उत्पादन के मामले में काफी अग्रणी है। ठीक है बच्चों, 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रोपण फसल कौन है? रोपण फसल मतलब होता है वह फसल जिसका उपयोग हम लोग व्यापार के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन 2020-2030 में पूछा गया है। तो रोपण फसल जिसका हम लोग व्यापार के लिए जिसका उपयोग करते हैं, एक फैक्ट्री की तरह, एक इंडस्ट्री की तरह जिसको चलाते हैं, उसको रोपण फसल कहते हैं। ठीक है बच्चों, और हमारे देश की रोपण फसल क्या है? चाय है, कॉफी है, रबर है, गन्ना है, केला है। ये सब भारत की कुछ मुख्य रोपण फसलें हैं बच्चों। अगला, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयुक्त मानी जाती है? पवन अपर्दन वाला क्षेत्र यानी वह क्षेत्र जहां पर मिट्टी का कटाव तेज हवा के कारण होते रहता है, जैसे कि पहाड़ी एरिया। ठीक है बच्चों, उन एरिया में पवन अपर्दन से अच्छा होगा बच्चों पहाड़ी एरिया भी सकते हैं। इन एरिया में, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी कृषि पद्धति उपयुक्त मानी जाती है? पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा बेटर होगा इसके लिए। तो याद रखिएगा, पवन अपर्दन या पहाड़ी क्षेत्र में समुच्च जुताई कृषि या पट्टीनुमा कृषि जो है वह उपयुक्त माना जाता है, जिससे पवन के द्वारा कटाव रुक जाता है और उस कटाव के रुकने से जो मृदा अपर्दन है वह मृदा अपर्दन कम होता है। ठीक है बच्चों, तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कौन सी कृषि की पद्धति उपयुक्त मानी जाती है? तो समुच्च जुताई कृषि या पट्टीनुमा कृषि। ठीक है बच्चों, आगे भारत की दो नकदी फसल और दो रेशेदार फसल का नाम लिखे। नकदी फसल मतलब वह फसल जिसका उत्पादन हम लोग अनाज के लिए नहीं, खाद्यान्न के लिए नहीं करते, बल्कि बेचने और खरीदने के लिए करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नकदी फसल। और रेशेदार फसल मतलब हो गया वह फसल जिससे रेशे प्राप्त किए जाते हैं और उस रेशों से हम लोग कपड़ा या चटाई वगैरह मतलब बुनते हैं, कुछ भी चीज बनाते हैं जिससे रेशा मिलता है, धागा टाइप का। तो याद रखिएगा, नकदी फसल में अपना गन्ना, चाय पत्ती, कहवा, रबर, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। और रेशेदार फसल में हमारा आता है जूट और कपास। ये रेशे हैं जिससे धागा बना करके रस्सियां या और भी अन्य चीजें बनाई जाती है। तो रेशेदार फसल में क्या आ गया? जूट और कपास। नकदी फसल में क्या आ गया बच्चों? गन्ना, चाय पत्ती, कहवा, रबर, ठीक है, केला, ये सब नकदी फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है? वैसे फसल जिसके उत्पादन को सीधे बाजार में बेचकर नगद राशि प्राप्त किया जाता है, वह फसल जो उत्पादित हुआ, पैदा हुआ, उसको सीधे ले जाके मार्केट में बेचे
और बेच करके नगद अमाउंट प्राप्त किए, उसको हम लोग कहते हैं नकदी फसल। यानी जिसका उद्देश्य होता है पैदा करो, उपजाओ और ले जाके मार्केट में बेच दो, उसको हम लोग नकदी फसल कहते हैं। जैसे आम, केला, लीची, ये नकदी फसल है। वैसे फसल जिसको एक बार लगाकर कई वर्षों तक उत्पादन किया जाता है, उसको रोपण कृषि कहते हैं। यानी रोपण कृषि व्यापारिक कृषि है बच्चों, लेकिन रोपण कृषि की खासियत क्या होती है, एक बार लगा दीजिए, बागान टाइप का लग गया, और वो लंबे 2 4 5 साल के लिए उसकी खेती होती रहती है। लेकिन नकदी फसल जो है बच्चों, वो एक ही सीजन के लिए होता है। यानी नकदी फसल वो फसल है जिसके उत्पाद को सीधे बाजार में जाके बेचते हैं और उससे हम लोग आमदनी प्राप्त करते हैं, नगद राशि प्राप्त करते हैं, बेचे और रुपया लेके आए, उसको हम लोग नकदी फसल कहते हैं। जैसे हो गया आम, लीची, केला, रबर, ठीक है। लेकिन वह फसल जिसको हम लोग एक बार लगा दिए तो वह कई वर्षों तक रह जाता है, जिसको हम लोग बागान के नाम से भी जानते हैं। जैसे चाय, कॉफी, रबर, ये रबर हम शायद इसको बोल देते हैं नकदी फसल में नकदी फसल है, लेकिन रबर को हम लोग रोपण फसल के अंतर्गत भी रखते हैं। जितने रोपण फसल है वो नकदी फसल की काउंटिंग में आते हैं बच्चों। उसके अलावा नकदी फसल आमतौर पर एक ही मौसम में उगाया जाता है। जैसे मान लीजिए केला एक ही मौसम में लगा, उसके बाद वो लगेगा नहीं, फिर दूसरा सीजन आएगा तो उसमें वो लगेगा। तो नकदी फसल जनरली एक ही मौसम में होता है, ठीक है। नकदी फसल में आम, लीची, केला से अच्छा रहेगा बच्चों। आम, लीची, केला नहीं देके आप अगर यहाँ पर दे दीजिएगा, नहीं चलेगा, आम, लीची, केला भी चलेगा, आम, लीची, केला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप यहाँ जूट भी दे सकते हैं, मक्का भी दे सकते हैं, जिसको मकई कहते हैं हम लोग, मकई, ठीक है। गन्ना भी ले सकते हैं। तो आम, लीची, केला के जगह में मकई, जूट, गन्ना कर दीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है बच्चों। और नकदी फसल जो है आमतौर पर एक ही मौसम में पैदा किया जाता है, जबकि रोपण फसल जो है बच्चों वह हर मौसम में लगाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब आगे पढ़ते हैं गहन निर्वाह कृषि क्या है। गहन निर्वाह कृषि क्या है, 2022 में पूछा गया बच्चों। तो देखिए गहन निर्वाह कृषि के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। गहन निर्वाह कृषि, जिसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं बच्चों, वह कृषि क्या है, वो जो गहन निर्वाह कृषि है वह एक प्रकार का कृषि ही है, लेकिन जिसमें किसान जो है ना, वो अपने छोटे छोटे खेतों पर अधिक मेहनत करके, साधारण हथियार का उपयोग करके अधिकतम अनाज उत्पादन करने की कोशिश करते हैं। यानी गहन निर्वाह कृषि का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक उत्पादन करना, और ये उत्पादन करने के लिए वो क्या करते हैं, साधारण औजारों का ही प्रयोग करते हैं, अधिक मेहनत करते हैं, ठीक है बच्चों। उसके अलावा जो लोकल सीड्स वगैरह होते हैं ना, जो जो पारंपरिक तरीका, जो पुराना तरीका, उसी से खेती करते हैं और वो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा हो, ठीक है। यह आमतौर पर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। ये जो कृषि है गहन निर्वाह कृषि, ये घनी आबादी वाले क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ किसान अपने परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए फसल उगाते हैं। गहन निर्वाह कृषि में किसान जो है अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल उगाते हैं और एक वर्ष में खाद, उर्वरक आदि का प्रयोग करके एक से अधिक फसल को उगाया जाता है। यानी मुख्य रूप से कहेंगे गहन निर्वाह कृषि कृषि का वह तरीका है जिसमें किसान जो है अपने छोटे छोटे खेतों में अधिक मेहनत और साधारण औजार का उपयोग करके अधिक से अधिक अनाज पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब सिर्फ इतना दूर भी लिख दीजिएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी छोटे छोटे खेतों में अधिक मेहनत और पुराने तरीकों से अनाज को पैदा करना गहन निर्वाह कृषि कहलाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, रबी और खरीफ फसल में अंतर बताएं। आप लोगों को मालूम है रबी जो है वह ठंडे की फसल है और खरीफ जो है वह बरसात की फसल है। तो इसमें अंतर दिखाने के लिए हम लोगों को कुछ चीजों को दिखा देने से अंतर हो जाएगा कि किस मौसम की फसल है, कब लगाया जाता है, कब काटा जाता है, इसका मेन फसल क्या है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग याद रखिए खरीफ जो है वह कब की फसल है, बरसात की फसल है। और जब वह बरसात की फसल है तो 100% ये बरसात में लगाई जाती है, इसलिए इसको हम लोग मानसून फसल भी कहते हैं। खरीफ की फसल को मानसून फसल भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बरसात में लगाई जाती है।
मानसून पर निर्भर है, जबकि रबी फसल, रबी ऐसे लिखाता है, सॉरी रबी में ये ब होता है, वी हो गया, रबी नहीं, रबी ऐसे लिखना होगा लोगों को। जबकि रबी फसल जो है बच्चों वो शीत ऋतु में, जाड़े की ऋतु में लगाई जाती है। तो पहला अंतर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि खरीफ फसल बरसात में लगाई जाती है, रबी जाड़े में लगाई जाती है। मैंने तो डिफिनेशन में समझा दिया है कि खरीफ फसल को हम लोग मानसून फसल भी कहते हैं और यह बरसात में लगाई जाती है, जबकि रबी फसल को हम लोग शीत ऋतु यानी जाड़े में लगाते हैं। खरीफ फसल जब बरसात में लगती है तो 100% इसको बरसात का मौसम जून में शुरू होता है। हम लोग मालूम है कि जून में मानसून इंडिया में प्रवेश करता है। तो 100% खरीफ फसल जो है बच्चों जून जुलाई में बोई जाती होगी, यानी बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। और रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। दूसरा अंतर हो गया, क्योंकि जब ये काटा जाएगा खेत खाली होगा तो रबी को बो देंगे। यानी दूसरा पहला अंतर तो हो गया कि खरीफ जो है वो बरसात की फसल है, रबी जो है वो शीत ऋतु की फसल है। दूसरा अंतर बता सकते हैं कि खरीफ को जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, जबकि रबी को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। और तीसरा है खरीफ का मुख्य फसल है धान, खरीफ का मेन फसल है धान, जबकि रबी का मेन फसल गेहूं है बच्चों। ये कुछ अंतर हो गया जो आप लोगों को देखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 में ऑलरेडी पूछा गया है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है। बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है बच्चों, ये 2024 में पूछा गया था। तो बफर स्टॉक अनाजों को स्टॉक करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि जो अनाज पैदा होता है वो अनाज पूरा साल चलाना है। उस अनाज को स्टॉक करने के लिए हम लोग बफर स्टॉक बनाते हैं, ताकि गंभीर मौसम और की घटनाओं, मान लीजिए बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, उस गंभीर मौसम की घटनाओं में कभी तबाही या आपदा के समय भोजन की कमी की समस्या का हल किया जा सके। अगर बफर भंडार नहीं बनाएंगे तो अनाज स्टॉक नहीं रहेगा, अनाज खराब हो जाएगा। और कभी अगर हमारे देश में आपदा आएगी, तबाही आएगी, किसी कारण से खेती नहीं हो पाएगा, तो लोगों को भोजन यानी अनाज उपलब्ध नहीं होगा। तो बफर स्टॉक के द्वारा लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है। तो निश्चित तौर पर बफर स्टॉक जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वह कि अगर अचानक कभी देश में कोई तबाही आ जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई गंभीर सिचुएशन पैदा हो जाए, तो उस सिचुएशन में लोगों को भोजन की कमी की समस्या का सामना न करना पड़े बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। यानी अनाज को स्टॉक करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये भी 2024 में पूछा गया था कि शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखे। तो देखिए, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले पहले कारक है उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। यानी शस्य गहनता में अधिक से अधिक अनाज पैदा किया जाता है, यही लक्ष्य होता है। तो इसके लिए कब होगी शस्य गहनता, कब आएगी हमारे देश में? जब हम लोग उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करेंगे, आधुनिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे, अच्छे उर्वरक का प्रयोग करेंगे, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करेंगे, तब जाके उत्पादन बढ़ेगा। इसलिए शस्य गहनता के लिए पहला जिम्मेवार कारक है उन्नत किस्म के बीजों और उर्वरकों का प्रयोग। दूसरा है सिंचाई की व्यवस्था। सिंचाई की जितनी ज्यादा व्यवस्था होगी, सिंचाई जितना उन्नत होगा, सिंचाई जितना डेवलप होगा, शस्य गहनता उतनी ही बेहतर होगी। अगला है कृषि वैज्ञानिकों द्वारा उन्नत किस्म के बीजों और उर्वरकों का खोज। देखिए, जब तक उन्नत किस्म के बीज और उर्वरक का खोज नहीं होगा जो पैदावार को बढ़ाए, तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा और शस्य गहनता नहीं आएगी। तो शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले एक कारक उन्नत किस्म के बीजों और उर्वरकों का खोज भी है, जो हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। तो शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए बच्चों? वो हो गए, पहला उन्नत किस्म के बीजों और उर्वरकों का खेतों में प्रयोग करना, सिंचाई की सुविधा करना, वैज्ञानिक तरीकों के द्वारा उन्नत किस्म के बीजों और उर्वरकों का खोज करना। या प्रयोग करना है या खोज करना है। और एक पॉइंट लिख सकते हैं चौथा, आधुनिक तकनीक का प्रयोग भी लिख सकते हैं। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके भी हम लोग शस्य गहनता को प्रभावित कर सकते हैं।
जो 17वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 में, 14 में और 18 में पूछा है कि गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा का वर्णन करें और गेहूं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों के नाम भी लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब 11, 14 और 18 में क्वेश्चन पूछा गया जो बताता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। चूंकि गेहूं जो है शीतोष्ण जलवायु का फसल है, इसीलिए गेहूं के लिए शीतोष्ण जलवायु की जरूरत होती है, यानी हल्की गर्मी भी चाहिए और हल्का ठंडा भी चाहिए। खूब ठंड में भी गेहूं नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए गेहूं को बोने समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान बेहतर माना जाता है, और जब ये पक रही हो तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान बेहतर माना जाता है। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि गेहूं उत्पादन के लिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है। या आप ऐसे लिख दीजिए 10 से 20 का मतलब हो गया बोते समय 10 से 15 और काटते समय 15 से 20। अगर इतना याद नहीं रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि गेहूं शीतोष्ण जलवायु प्रदेश की या शीतोष्ण फसल है, इसीलिए इसके लिए तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। मैंने पूरा डिफिनेशन के साथ बता दिया है कि बोने के समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और काटने के समय या पकने के समय 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए सही माना जाता है। गेहूं की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा भी उपयुक्त माना जाता है। गेहूं की खेती के लिए कितना वर्षा चाहिए बच्चों? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा अच्छा है। और जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है या कम है, अगर कहीं पर वर्षा कम हो रही है तो वहां पर भी इसकी खेती हल्की फुल्की सिंचाई करके की जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए खूब पानी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट और दोमट मिट्टी दोनों मिट्टी उपयुक्त है। बलुई मिट्टी भी कह सकते हैं, बलुई बलुई मिट्टी लिख दीजिए। बलुई दोमट मिट्टी का मतलब तो थोड़ा सा बालू वाला मिट्टी इसके लिए सही माना जाता है, तो इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी दोनों ही उपयुक्त माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि गेहूं के पौधे के जड़ के पास जल जमा नहीं होना चाहिए, इसीलिए जल निकासी की व्यवस्था भी इसके लिए उपयुक्त मानी गई है, एकदम मस्ट चाहिए। पौधा गेहूं की खेती निचले इलाके में नहीं होगी जहां पानी के पास जड़ के पास पानी जमा हो जाए। ठीक है बच्चों, और अंतिम पॉइंट है सस्ता मजदूर। ये सारे चीज गेहूं के फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक है। उसके अलावा ये गेहूं कहाँ कहाँ पैदा किया जाता है, गेहूं उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो गेहूं उत्पादन का मेन क्षेत्र है गंगा सतलज का मैदान, यानी भारत के गंगा सतलज के मैदान में गेहूं की खेती होती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में भी गेहूं की खेती होती है। और अगर हम लोग बात करें पंजाब में गेहूं की खेती के कारण पंजाब को अन्न का भंडार कहा गया है। याद रखिएगा जो हरित क्रांति आई थी उसका मुख्य रूप से प्रभाव पंजाब और हरियाणा पर पड़ा था। तो गेहूं की खेती का मेन प्रदेश क्या है? गंगा सतलज का मैदान। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में भी गेहूं की खेती होती है। और गेहूं की पैदावार अधिक होने के कारण ही पंजाब को हम लोग अन्न का भंडार भी कहने लगे थे। किसका भंडार? पंजाब को अन्न का भंडार भी कहा जाने लगा था। पंजाब को अन्न का भंडार, उनका भंडार लिख दिया बच्चों, अन्न का, सॉरी, अन्न का भंडार, अन्न का भंडार कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। उसमें क्या बोला गया? चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा का वर्णन करना है और इसके उत्पादन क्षेत्र लिखा गया, उत्पादन क्षेत्र का उल्लेख करना है। चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा का वर्णन करें और उत्पादन क्षेत्र का उल्लेख करिए। ये क्वेश्चन 2015-2017 में पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये वाला भी और गेहूं वाला भी और धान वाला भी, तीनों इंपॉर्टेंट है। कुछ कहवा वगैरह का भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा क्या है? सॉरी, चावल बोल दी, चाय। चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा क्या क्या है? वो कौन सी भौगोलिक दशा है जिसमें चावल की खेती अच्छी होती है? सॉरी, चावल मुंह से निकला बच्चों बार बार, चावल नहीं है, चाय है। चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा क्या है? तो नंबर 1 है चाय के पौधे को गर्म, नम और पाला रहित जलवायु चाहिए। हल्का सा गर्म जलवायु चाहिए,
वायु में नमी होनी चाहिए और पाला रहित, यानी पाला नहीं चाहिए, ज्यादा ठंड इसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ये गर्म, नम और पाला रहित जलवायु में चाय की खेती अच्छी होती है बच्चों। इसके अलावा इसके लिए इसे 13 से 32 डिग्री के बीच तापमान की, इसे 13 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। यानी इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 13 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच इसके लिए टेम्परेचर चाहिए, और वर्ष भर मतलब इसको पानी चाहिए, नियमित रूप से वर्षा चाहिए। यानी इसके लिए कम से कम 200 सेंटीमीटर वर्षा या उससे अधिक वर्षा सालों भर चाहिए। हल्की पल्की वर्षा की बौछार उसको चाहिए ही। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए उपयुक्त वर्षा क्या होती है? 200 सेंटीमीटर मानी गई है। चाय की खेती के लिए गहरी उपजाऊ मिट्टी चाहिए और जल निकासी की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि जड़ के पास पानी जमा ना हो। इसीलिए आप लोग देखिएगा कि चावल की खेती मुख्य रूप से पहाड़ी एरिया में ही होती है। चाय की खेती में सस्ता मजदूर भी चाहिए और कुशल श्रमिक भी चाहिए, क्योंकि चाय की पत्तियों को तोड़ना और सुखाना, ये इसमें बहुत ज्यादा लेबर लगता है, बहुत ज्यादा मजदूर लगते हैं। इसलिए चाय की खेती के लिए प्रचुर मात्रा में सस्ते और कुशल श्रमिकों की भी जरूरत होती है, जो पत्तियों को तोड़ने और सुखाने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, अब चाय का उत्पादन क्षेत्र क्या है इसको देख लेते हैं। तो चाय उत्पादन क्षेत्र में है असम, जो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, जहां पर ब्रह्मपुत्र की घाटी में चाय की खेती की जाती है। इसी में एक सुरमा घाटी भी आता है, सुरमा घाटी में भी चाय की खेती होती है। ठीक है बच्चों, दूसरा है चाय की खेती में दूसरे नंबर में आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जो है बच्चों, वह चाय की खेती के लिए उपयुक्त है, बेहतर है, और सबसे ज्यादा 2 नंबर में अगर हमारे इंडिया में कोई आता है तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग आता है चाय उत्पादन में। तीसरे नंबर में तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ी भी चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है। केरल और कर्नाटक भी दक्षिण भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। यानी दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये 3 राज्य जहाँ चाय की खेती होती है। उसके अलावा हमारे देश में सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में भी हल्की फल्की चाय की खेती की जाती है। कुल मिलाकर के चाय जो है भारत के एक बड़े इलाके में, बड़े क्षेत्र में चाय की खेती की जाती है, उसकी पैदावार होती है बच्चों। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। भूखमरी की समस्या के निवारण के लिए सरकार ने, भूखमरी की समस्या से बचने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई खाद्य सुरक्षा प्रणाली की विवेचना करने। सरकार ने क्या किया है कि खाद्य को सुरक्षित रखा जा सके, और जब भूखमरी की कंडीशन हो, अकाल पड़े या अन्य कोई आपदा आए, तो उस खाद्य का प्रयोग लोगों को भोजन मौजूद कराने के लिए किया जा सके। देखिए, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, उनके पोषण के लिए, खाद्यान्नों की बर्बादी को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा परिषद की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। खाद्य सुरक्षा परिषद की आवश्यकता इसलिए बढ़ रही है कि जो देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराया जा सके, अनाज को बर्बाद होने से रोका जा सके, अनाज को सुरक्षित होने से सुरक्षित रखा जा सके। इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा परिषद या खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता होती है। खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है बच्चों, समझ में आ गया? ताकि जो हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या की पोषण की आवश्यकता पूरा हो सके, उन्हें भोजन मिल सके और खाद्यान्न यानी अनाज की बर्बादी को कम किया जा सके। इन सब के लिए कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, और इसके लिए सरकार जो है निम्न कदम उठा रही है। खाद्य को सुरक्षित रखने के लिए और बढ़ती हुई जनसंख्या के भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्न है, जिनमें नंबर 1 पे आता है, पहला क्या है कि खाद्यान्नों का उचित मूल्य का निर्धारण किया गया है, और इसके लिए खाद्य निगम की स्थापना की गई है ताकि खाद्यान्नों का उचित मूल्य का निर्धारण हो। उत्पादनों के भंडारण के लिए गोदाम बनाए गए हैं, कोल्ड स्टोर बनाए गए हैं, कोल्ड स्टोर जहां पर आलू वगैरह को, प्याज वगैरह को सुरक्षित रखा जाता है। बड़े बड़े भंडार बनाए जाते हैं, बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं, बफर भंडार बनाए जाते हैं। इस तरह करके अनाज को नष्ट होने से बचाने के लिए
ये सब व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। और कृषि बाजार भी लगवाते हैं सरकार। इन सब चीजों को सरकार यानी गवर्नमेंट जो है प्रोत्साहित करती है ताकि अनाज को सुरक्षित रखा जा सके। क्या? उत्पादों का भंडारण करना, गोदाम की व्यवस्था करना, कोल्ड स्टोर की स्थापना करना और कृषि बाजार या मेला लगवाना। इससे कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है वह जो अनाज को जो है सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है। इसके बाद उचित मूल्य का निर्धारण भी कर रही है ताकि किसानों को किसी प्रकार का लॉस ना हो। ठीक है, वहां ना बहुत सुने होंगे ना कि गाड़ी लेके पहुंचा मार्केट में बेचने के लिए, उतना दाम नहीं मिला तो किसान पूरा अनाज रोड पे ही फेंक के चले आए। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। एक बार टमाटर का हल्ला हुआ था और एक बार आलू के लिए यह हल्ला हुआ था। ठीक है बच्चों, किसानों के लिए ऋण आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराना ताकि सही समय पे किसानों को ऋण उपलब्ध हो और उस ऋण से किसान जो है खेती कर सके और उन अनाजों को, उन पैसों से वह अनाज को भंडारित भी करके रख सके। सिंचाई और बिजली की सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे अनाज उत्पादन में वृद्धि हो, उत्पादन बढ़े। उत्पादन बढ़ेगा तो खाद्य को स्टोरेज करके खाद्य की समस्या से हम लोग सुरक्षा पा सकते हैं। सतत पोषणीय विकास के आधार पर खाद्यान्न यानी अनाज उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। सतत पोषणीय विकास का मतलब समझते हैं? विकास की वह अवस्था जिसमें हम लोग आने वाली पीढ़ी की जरूरतों को भी ध्यान में रखें। ये नहीं कि आज ही पेट भर लिए और आने वाला पीढ़ी को कुछ भी हाथ में ना आए। इन चीजों को ध्यान में रख करके किसानों को प्रोत्साहित करना कि किसान अनाज को पैदा करे, लेकिन भूमि मतलब आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे, जिसके लिए भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बरकरार रखे। ज्यादा पैदावार करने के चक्कर में भूमि को बंजर ना बनाते। ठीक है बच्चों, और सघन खेती पर जोर देना, सघन खेती पर जोर देना और हरित क्रांति को सफल बनाने की कोशिश करना ताकि अनाज पैदा हो, अधिक से अधिक पैदा हो और खाद्य सुरक्षा का सामना करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वह पूरी तरह से सफल हो पाए। और ये सारे काम को प्रोत्साहित कौन कर रही है? भारत की सरकार कर रही है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक दो तीन क्वेश्चन, ये 2 या 3 क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों। इस 2-3 क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये चैप्टर हम लोगों का फाइनली खत्म होने वाला है। ठीक है बच्चों, ये 20 नंबर क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है कि भारतीय किसान पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। यानी भारत के किसान पर भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण को वैश्वीकरण भी लिख सकता है, उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण का भारत के किसानों पर निम्न प्रभाव पड़ा। यानी जब भारत का अर्थव्यवस्था विश्व के साथ जुड़ गया तो कहीं ना कहीं भारतीय किसानों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा? निर्यात में वृद्धि हुई, यानी भारत का सामान बिकने लगा, दूसरे देश के लोग भारत के सामान खरीदने लगे, जिससे भारतीय किसानों की आमदनी बढ़ी। ठीक है, भूमंडलीकरण के कारण बाहर के लोग हमारे यहाँ अनाज खरीदने आए, किसान के प्रोडक्ट खरीदने आए, जैसे कपास खरीदने आए, जूट खरीदने आए, जिसके कारण किसानों को बेहतर दाम देकर वो आप सामान खरीद कर लेके गए और किसानों की आय बढ़ी, किसानों को फायदा हुआ। यानी भूमंडलीकरण कहीं ना कहीं किसानों की आय को बढ़ाने में भी मदद करता है। दूसरा, भूमंडलीकरण के कारण भारतीय किसानों के पास उन्नत बीज, खाद, आधुनिक तकनीक आदि पहुंचने लगे। भूमंडलीकरण के कारण भारत के किसानों को उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के खाद, आधुनिक तकनीक वगैरह भी दूसरे देशों से पहुंचने लगे, जिसके कारण भारतीय किसानों को फायदा हुआ और भारत के किसानों का उत्पादन बढ़ा। दूसरा, भूमंडलीकरण के कारण शीत भंडारण और रसद जैसे उद्योगों का विकास हुआ। यानी भूमंडलीकरण के कारण भारत के गवर्नमेंट ने दूसरे देश के गवर्नमेंट या दूसरे देश की व्यवस्था को देखा, वहां देखा कि किस प्रकार शीत भंडारण के द्वारा अनाज को सुरक्षित रखा जाता है, कोल्ड स्टोर बना करके, किस प्रकार अनाज को, रसद को, भोजन को भविष्य के लिए बचा के रखा जा सकता है। ये सारी बातें भूमंडलीकरण के कारण भारत के किसानों को पता चली और भारत के किसानों ने भी इसका फायदा उठाया। लेकिन कहीं ना कहीं भूमंडलीकरण का नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है। क्यों मिला है? यहां मैंने कहा कि किसानों की आय बढ़ी, लेकिन कभी कभी भूमंडलीकरण के कारण विभिन्न देश के लोग आपस में जुड़ गए ना। तो मान लीजिए जूट इंडिया में भी पैदा हुआ,
जूट बांग्लादेश में ही पैदा हुआ, और बांग्लादेश के किसानों के पास पैसा नहीं था तो उन्होंने जूट सस्ते में बेच दिया, तो कंपनियां जो है वो बांग्लादेश से जूट खरीद के लेके चले गई, जिसके कारण भारत के किसानों का जूट नहीं बिका, और भारत के किसानों का जब जूट नहीं बिका तो भारत के किसानों की स्थिति खराब होने लगी। और कभी कभी भूमंडलीकरण के कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, और किसान जो है खेती करने के लिए ब्याज पर पैसे उठा लेते हैं, और जब वो ब्याज के पैसे चुका नहीं पाते हैं तो आत्महत्या जैसी घटनाएं भी उनके साथ घटने को हो जाती है या घट जाती है। सुसाइड तक भारत के किसान कर लेते हैं। ये सारी चीज, ये जो आत्महत्या की स्थिति पैदा हुई है, यह भी कहीं ना कहीं भूमंडलीकरण का ही देन है। भूमंडलीकरण का एक और प्रभाव है कि किसानों ने अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने की कोशिश की। किसानों ने सोचा कि उनके खेतों में उत्पादन बढ़े, इसके लिए खेतों में वो रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा, उर्वरक आदि का प्रयोग करने लगे, और इससे भूमि की उर्वरा शक्ति में भी कमी आई, भूमि भी बंजर बनने लगी, और कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा। ठीक है बच्चों, प्रदूषण की समस्या बढ़ी, और ये सारी चीज के जिम्मेदार कौन है बच्चों? भूमंडलीकरण है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। रोपण कृषि का एक उदाहरण, रोपण कृषि को एक उदाहरण सहित समझाएं या उसको परिभाषित करें। रोपण कृषि क्या है उसको उदाहरण सहित परिभाषित करें। ध्यान दीजिएगा, रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है, एक व्यापारिक कृषि है, क्योंकि उनमें उन फसलों को लगाया जाता है जिसको व्यापार के लिए हम लोग पैदा करते हैं, अनाज के लिए पैदा नहीं करते हैं। और ये जो है एक बार लगा देने के बाद जो है वह कई वर्षों तक रहती है। रोपण कृषि कहीं ना कहीं व्यापारिक कृषि का एक भाग है, जिसमें एक बड़े भूभाग में किसी एक विशेष फसल को उगाया जाता है। ठीक है, इसमें रोपण कृषि में चाय आता है, कॉफी आता है, रबर आता है, केला आता है, नारियल आता है, काजू आता है, ये सब रोपण कृषि के अंतर्गत आता है बच्चों। और इस कृषि का एक फायदा यह है कि एक बार आप फसल लगा दीजिए, वो फसल जो है कई वर्षों तक रहेगी, यानी हर मौसम में ये फसल जो है आपको उत्पादन देता है। ठीक है बच्चों, और रोपण कृषि में अधिक श्रम और अधिक पूंजी की भी जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है, और ज्यादा से ज्यादा पूंजी की भी आवश्यकता रोपण कृषि में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, आपको बेहतर तरीके से मेरे अंदाज समझ में आ गया होगा रोपण कृषि क्या है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? ये भी VBI क्वेश्चन है। गन्ने की उपज उत्तर भारत से ज्यादा दक्षिण भारत में होती है, क्यों? साउथ इंडिया में गन्ना ज्यादा पैदा होता है, क्यों? ये क्वेश्चन 2016 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि गन्ने की उपज साउथ इंडिया में ज्यादा होती है, क्यों? तो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में गन्नों की उपज के लिए जो भी भौगोलिक दशा चाहिए वो मौजूद है, इसीलिए साउथ इंडिया में गन्ना की उपज ज्यादा होती है बच्चों। ठीक है, वो चीज लिखी है कि गन्ने की उपज के लिए दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा गन्ने की उपज दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि दक्षिण भारत में वो सारी भौगोलिक दशाएं पाई जाती है जो गन्ने की उपज के लिए जरूरी है, इसीलिए गन्ने की उपज जो है वो दक्षिण भारत में ज्यादा होती है। जैसे कि 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर जो है वो दक्षिण भारत में मौजूद है। दक्षिण भारत का टेम्परेचर 21 से 27 के बीच सालों भर रहता है। गन्ने की खेती के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, और इतनी वर्षा दक्षिण भारत में होती है, इसीलिए गन्ने की खेती के लिए दक्षिण भारत उत्तर भारत से ज्यादा उपयुक्त है। दक्षिण भारत में विशाल तटीय मैदान है, एक बड़ा क्षेत्र में समुद्री मैदान है, जिसके कारण वहां की वायु में आर्द्रता यानी नमी ज्यादा रहती है, और आर्द्रता यानी नमी जो है गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। और दक्षिण भारत में विशाल तटीय मैदान होने के कारण आर्द्रता ज्यादा पाई जाती है, नमी ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए गन्ने की खेती भी वहां बेहतर तरीके से होती है बच्चों, जबकि उत्तर भारत में समुद्र तटीय मैदान नहीं है। चौथा और अंतिम पॉइंट है बच्चों, गन्ने की खेती के लिए काली मिट्टी चाहिए, और ये काली मिट्टी साउथ इंडिया में ज्यादा पाई जाती है, नॉर्थ इंडिया में काली मिट्टी पाई नहीं जाती बच्चों। और इन सब के कारण एक पॉइंट और मिल सकते हैं, सस्ता मजदूर। क्या चीज बच्चों? सस्ता मजदूर, जो कि हमारे साउथ इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, तो गन्ने की खेती के लिए सारे भौगोलिक दशाएं, जैसे कि टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, तटीय मैदान जिसके कारण आर्द्रता का अधिक होना,
और दक्षिण भारत में काली मिट्टी का पाया जाना, उसके अलावा सस्ता मजदूर, इन सब चीजों का दक्षिण भारत में पाया जाना दक्षिण भारत को गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त बनाता है बच्चों। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है बच्चों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बच्चों। हम तो आपका अंगूठा काट के सब्सक्राइब करा नहीं सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। नहीं लग रहा हो बच्चों तो कोई बात नहीं, हम लोग अपने तरीके से अगला वीडियो सोचेंगे कि इस तरह बना कि आपको अच्छा लगे बच्चों। ठीक है, इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।